आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस खबर को आप तसल्ली से, इत्मीनान से बैठ करके सुनेंगे तब आप इस खबर को समझ पाएंगे। और जब आप इस खबर को सुनेंगे, समझेंगे, तो उसके बाद में अपना समय निकाल करके 5-10 मिनट का अपना समय निकालिए और समय निकाल करके तमाम अपने दोस्तों को, लोगों को, अपने चाहने वालों को, सबको एक खबर भेजिए ताकि लोगों को पता चले कि देश में क्या दिखाया जा रहा है और हकीकत में क्या हो रहा है। दो बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूं और यह खबर कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। आज के भास्कर अखबार के अंदर पहले पन्ने के ऊपर खबर छपी है। 34 साल के अंदर सबसे ज्यादा नीचे घरेलू बचत, हमारे जो आपके और हमारे घरों में जो बचत होती है कुछ पैसे की, किसी के घर में चाहे 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे लाख की हो, 50,000 की हो, जिसके घर में जो भी बचत होती है वो 34 साल में सबसे ज्यादा नीचे चली गई है। और दूसरा, जो मोदी कहते हैं ना डंका पीट पीट करके कि दुनिया में नाम रोशन कर दिया है, दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, तो साहब ये हुआ है मोदी के राज में कि भारत महंगाई के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। महंगाई में हम पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं इस वक्त में। और ये पुरानी खबर नहीं बता रहा हूं, पुरानी रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं, आज की जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। आज की जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं। भारत ने महंगाई के अंदर अमेरिका को और ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन तमाम विकसित देशों को पछाड़ दिया है। अब हमसे आगे केवल 2 देश हैं महंगाई के अंदर, ब्राजील और तुर्की। 2 देश ऐसे हैं जो हमसे आगे हैं, वरना महंगाई के अंदर हम इस वक्त में तीसरे नंबर पर आ गए, तीसरे नंबर पर। और मैं आपको इसी खबर में आगे बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि महंगाई इसलिए है कि ये मुसलमान जो है वो 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, ये फलां ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि उनके पास में हर चीज का एक ही जवाब है, मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, बस कि जनसंख्या कंट्रोल कर दो, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो उसके लिए चीन का इस खबर के अंदर उदाहरण दिया गया है और चीन जो है वो इकलौता ऐसा देश है जिसकी महंगाई नेगेटिव में है। तो उस पर भी बात करेंगे, एक एक करके जो है पूरी खबर को विस्तार से एक एक करके परत दर परत मैं आपके सामने रखूंगा। इत्मीनान से बैठ करके अगले 10, 15, 20 मिनट तक इस खबर को सुनिए। आपको पूरी खबर जो समझ में आएगी। देखिए चक्कर क्या है, चक्कर यह है कि पूरा देश चाहता है कि मुद्दे के ऊपर बात हो, महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो। देश चाहता है कि मुद्दा जो है वो महंगाई बने ताकि लोगों को कुछ जो है फायदा पहुंचे, लेकिन मोदी चाहते हैं कि मुद्दा मोदी बने और इसीलिए महिला आरक्षण जैसा बिल लाया जाता है। महिला आरक्षण का जो बिल है वो बहुत अच्छा बिल है, होना चाहिए, लेकिन आप उसको कर तो नहीं रहे हैं। आपने तो केवल झुंझुना पकड़ा दिया है कि झुंझुना ले लो और बस झुंझुना बजाते रहो कि महिला आरक्षण बिल हो रहा है। हो ही नहीं रहा जो चीज, उस पर जो है झुंझुना बजाने से फायदा क्या है। जो चीज अभी नहीं हो रही है, दो चीज आकर के 2026 में होगी, 27 में होगी, कब होगी मालूम ही नहीं है, जिसके बारे में पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद में परिसमन होगा, तब जाकर के ये महिला आरक्षण बिल आएगा। तो इसका झुंझुना अभी से बजाना शुरू कर दिया है। तो मोदी चाहते हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जाएं जिससे मुद्दा जो है वो मोदी बने, लोग कहें, मीडिया कहे कि देखो मोदी क्या शानदार काम कर रहे हैं, मुद्दा जो है वो महंगाई ना बने। देखिए मैं आपको एक सीधा सा गणित बताता हूं, फिर खबर पर बात करेंगे। देश के अंदर जो है करीब करीब 70 से 80%, 70 से 80% जो है वो लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी पार्टी से कोई खास मतलब नहीं होता है कि बीजेपी सरकार में है या कांग्रेस सरकार में है, कोई खास मतलब नहीं होता है। आप गांव में चले जाइए, गांव के अंदर जो है पूछिए तो मुश्किल से 5-10 घर ऐसे होंगे जो बिल्कुल कट्टर वाले होंगे कि 5-10 घर जो है वो कट्टर कांग्रेसी हैं, कट्टर भाजपाई हैं। बाकी जो लोग हैं वो ठीक है भाई, जिसकी वोट डलेगी डाल देंगे, जो ठीक लगेगा देख लेंगे, जिसने ठीक काम किया उसको देख लेंगे। इस तरह का माइंडसेट लोगों का होता है। तो लोगों को सरकार से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, लोगों को मतलब होता है मुद्दे से। मुद्दा यह रहता है कि किस सरकार ने कितना काम किया, किस सरकार में कितना काम हुआ है, किस सरकार के अंदर महंगाई बेरोजगारी पर कितना कंट्रोल हुआ है। लेकिन अब इस पर बात ही नहीं होती है साहब। अब खबर जरा देखिए और विस्तार से देखिए, डिटेल में समझेंगे तब आपको चीजें जो है समझ में आएंगी। और इनको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि यह कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन बेफिजूल का मुद्दा बना दिया जाता है। खैर अब देखिए जरा खबर देखिए।
खबर क्या कहती है उस बात को देखिए। घरेलू बचत जो है वो 34 साल में सबसे नीचे पहुंच गई है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात सुनिए, देनदारी आजादी के बाद में दूसरी बार सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा ये इसमें आंकड़े वगैरह हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में समझा पाऊं, आप बोरियत ना फील करें और आपको समझ में आए बातें। पहली बात ये खबर कह रही है कि जो हमारी घरेलू बचत होती है वो 34 साल में सबसे ज्यादा नीचे आ गई है। और जो देनदारी होती है कि हमें किसी को पैसा देना है, कोई जो है वो अपना LIC का जो है वो पेमेंट जो है प्रीमियम देना है, या बच्चों की फीस देनी है, या और कहीं पर कुछ जो है वो हमने कोई सामान बनवाना था उसके पैसे देने हैं, तो जो देनदारी है हमारी वो आज के दिन हमारे ऊपर इतनी ज्यादा है कि आजादी के बाद में 75 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इस वक्त में सबसे ज्यादा देनदारी है। और वो देनदारी क्यों है? क्योंकि बचत हो नहीं रही है और पैसा जो देना है हमको किसी और को, हमने जो किसी का पैसा लौटाना है वो, या किसी को पैसा देना ही है, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस है, कुछ और है, इस तरह के खर्चे हैं, वो इसीलिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि घर के अंदर बचत ही नहीं हो रही है। और जो बचत हो रही है उसमें से भी काट काट करके हम दे रहे हैं, और इसीलिए जो देनदारी है वो बढ़ती चली जा रही है। यह खबर में बताया गया है कि 34 साल में सबसे नीचे जो है वो घरेलू बचत पहुंच गई है। और वो इसलिए पहुंची है क्योंकि 19% जो है वो घट चुकी है। जो हमारी घरेलू बचत अभी तक होती थी, जो आप और हम लोग अपने अपने घरों में थोड़ी थोड़ी जो बचत करने की कोशिश करते हैं, वो 19% घट गई है। अब सुनिए जरा, थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले भारतीय परिवारों की पारिवारिक घरेलू बचत तेजी से घट रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के ताजा डेटा के मुताबिक 2022-23 में घरेलू बचत 13.77 लाख करोड़ रुपए रही, यानी करीब जो है 14 लाख करोड़ रुपए जो है घरेलू बचत रही 2022-23 के अंदर। और देश की GDP का सिर्फ 5% है ये। उसके बाद में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत 2021-22 के मुकाबले 19% घट गई है। समझिए जरा इस बात को। ये कह रहे हैं कि हमारे परिवारों के अंदर जो बचत होती है, हम लोग जो आपस में बचत करते हैं, वो बचत पिछले साल के मुकाबले 19% घट गई है। और जो बचत अभी हमारे पास में है मौजूदा समय के अंदर, जो पैसा हमारे पास में कुछ बचा हुआ है, वो 14 लाख करोड़ रुपए है पूरे देश के अंदर, जितने भी परिवारों में जो भी पैसा हमारे पास में है। और वो GDP का केवल 5% अब रह गया है। आगे देखिए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज के मुख्य अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता के मुताबिक घरेलू बचत का यह आंकड़ा 34 साल में सबसे नीचे है, सबसे कम है। 2021-22 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत GDP की 7.2% थी। ये देखिए, एक साल पहले भी ये बचत जो है वो 7.2% थी। अब गिर करके, और जो है गिर करके ये बचत जो है वो 5% पर आ गई है। मतलब कि इतना बुरा हाल धीरे धीरे लोगों का होता जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, 2020-21 के महामारी के दौर में खर्च सीमित थे, तब यह बचत बढ़ करके 11.5% हो गई थी। 2019-20 में यह 8% थी। आज जो है वो हमारी घरेलू बचत वो 5% पर है। और 2020-21 के अंदर हमारी घरेलू बचत 8% पर थी। और जिस वक्त में कोरोना था तो लोगों ने थोड़ा सा पैसा बचाना शुरू किया था, तो उस वक्त में जो बचत, जो हमारी जो बचत थी वो 11% पर पहुंची हुई थी। अब देखिए, इतना ही नहीं, परिवारों की देनदारियां बढ़ गई हैं। 2020-21 में देनदारियां GDP की 3.8% थी। ये जरा समझेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि इस वक्त जो है वो हमारी जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, और देनदारियां जो है वो बढ़ रही हैं, और बचत जो है वो घट रही है। ये कुल मिलाकर के बात है। 2020-21 के अंदर देनदारियां जो थी वो 3.8% थी, और 2022-23 में 5.8% अब ये हो गई है। आजादी के बाद GDP के मुकाबले पारिवारिक देनदारियों का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। घरेलू बचत घटने की वजह एक साल में सबसे ज्यादा ये जो देनदारियां बढ़ी हैं उसकी वजह से ये हुआ है। तो ये कह रहा है
इसके बाद में मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, जरा इसको भी देखेंगे तो समझ में आएगा और थोड़ा अच्छे से, कि बैंक डिपॉजिट, जो हमारे बैंक डिपॉजिट होते हैं, उस बैंक डिपॉजिट को भी लोग अब जो है वो काट करके खाने लगे हैं। मतलब कि जो हम बचा करके रखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि चलो भाई अब हम लोग थोड़ा एफडी करवा लेते हैं या कुछ और फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसमें से भी हम पैसा निकाल करके खा रहे हैं। ये कह रहा है बैंक डिपॉजिट जो है वो 2 साल में 9.5% घट करके 27% पर आ गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक पारिवारिक वित्तीय संपत्ति 2020-21 के मुकाबले सिर्फ 14% बढ़ी है, जबकि पीपीएफ जैसी बचत और निवेश में 2021-22 के मुकाबले गिरावट रही है। पीपीएफ होता है ना, जो कर्मचारी होते हैं उनका जमा होता है पीपीएफ, प्राइवेट फंड, वो पैसा भी लोग निकाल रहे हैं। जबकि वो पैसा कब निकालते हैं मालूम है? एक आदमी जो नौकरी करता है वो अपना पीपीएफ तकरीबन 2 ही चीजों पर निकालता है, 3 चीजों पर, या तो घर में किसी की शादी हो, या घर बनाना हो, और या फिर जो है कोई बड़ी बीमारी किसी को परिवार को आ जाए, तब जाकर के अपना पीपीएफ का पैसा खर्च करता है, वरना वो पीपीएफ का पैसा खर्च नहीं करता है। देखिए साहब क्या हालत हो रही है। आज ऐसा वक्त आ गया है कि लोग अपना जो है वो पीपीएफ का पैसा निकलवाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है, सारे देश में सबकी जो बेटियां हैं या और जो बेटों की शादी होनी है वो एक साथ तो नहीं हो रही है, वो तो सब एक सर्कल जो है चलता रहता है, सभी उसी के अनुसार शादियां होती हैं। और सब ने ऐसा तो नहीं कि एकदम पूरा देश जो है मकान बनाने में लग गया है। तो क्यों ये पैसा खर्च हो रहा है, इसको आगे दिखाया और इसमें बताया है कि महंगाई के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। लोग अपना पीपीएफ का पैसा निकाल करके अपना घर चलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो पीपीएफ का पैसा कभी घर बनाने के लिए खर्च होता था, आज वो घर चलाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। सोचिए कितनी बुरी हालत है। आगे सुनिए, कोविड के बाद में घरेलू बचत डिपॉजिट का हिस्सा तेजी से घटा था। 2020 में 36% था, जो 2022 में 27% आ गया है। हालांकि 2022-23 में वित्तीय वर्ष में 32% तक ये पहुंच गया था। डिपॉजिट में बैंक और गैर बैंक जमा आते हैं। अब सुनिए, बैंक जो है वो 54% ज्यादा लोन दे रहा है, क्योंकि अब लोगों के पास में देनदारी ज्यादा हो रही है, लोगों को पैसा ही पैसा देना है, वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, पैसा खुद के पास में है नहीं, तो फिर पैसा कहां से आएगा? बैंक से लोन लेकर के आएगा। और इसीलिए बैंकों ने 54% ज्यादा लोन दिए हैं। आरबीआई डेटा के मुताबिक 2022-23 के कमर्शियल बैंकों ने 54% ज्यादा लोन दिया है। हालांकि जीडीपी के लिहाज से कई तरह की गिरावट भी हुई है, जैसे 2022-23 में परिवारों की फाइनेंशियल एसेट्स घट करके जीडीपी का 10.9% हो गई। 2020-21 में ये आंकड़ा 11% था। अब ये बचत कहां पर खर्च हो रही है? पूरा गेम यहां पर है। अब बचत कहां पर खर्च हो रही है? आखिर बचत कहां खर्च हो रही है, इस बात को समझिए। जीडीपी के मुकाबले 2022-23 की घरेलू बचत 5.1% बची है, जो कोविड से पहले के साल से भी कम है। मतलब कोरोना आया था उससे पहले से भी हम लोग अब कम में पहुंच गए हैं, उससे पहले से। कोई ये नहीं कि कोरोना की वजह से सब कुछ हुआ है। कहीं पर लोग कहेंगे कोरोना आया इसलिए हो रहा है। ये कोरोना के बाद में तो जो है उछाल आया ना, लेकिन सरकार की जिस तरह से पॉलिसी है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा। आगे मैं आपको दिखाता हूं। कोविड के बाद में जीडीपी तो सुधरी, लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ी। अब लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही, जीडीपी सुधर रही। तो कैसे सुधर रही है? मतलब अमीरों का पैसा बढ़ रहा है। अगर कमाई बढ़ती लोगों की तो फिर ये जो है महंगाई से लोग कंट्रोल कर पाते, लेकिन कमाई बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। और जीडीपी इसलिए बढ़ रही क्योंकि अमीरों का तो उछाल अब भी है, अमीरों की तो आमदनी अब भी बढ़ रही है, और वही जीडीपी में दिखती है आपको। महंगाई बराबर बढ़ती रही, ऐसे में मुमकिन है कि घरेलू बचत महंगाई पर खर्च हो रही है। ये देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, घरेलू बचत महंगाई पर खर्च हो रही है। इस बात को जो है यहां पर कहा गया है। सोचिए किस तरह के हालात हैं। आज अपना पैसा जो है वो घर बनाने के लिए नहीं, घर चलाने के लिए लोगों को खर्च करना पड़ रहा है। ये हालात हैं। अब इसके बाद में आइए, जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है इस पर बात करते हैं। महंगाई में भारत 10 साल में तीसरे स्थान पर आ गया है दुनिया के अंदर। सुनिए जरा, जहां पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी का साइज छलांग लगा करके दुनिया में 10वें से 5वें स्थान पर आ गया। मोदी साहब जिस बात का ढोल पीटते हैं ना कि हमने जो है वो 10वें नंबर पर महंगाई ये जीडीपी थी, जिस वक्त में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसको अब हमने जो है वो तीसरे नंबर पर ला दिया है, 5वें पर ला दिया और तीसरे पर लेकर के चले जाएंगे।
तो उसको सुनिए जरा। जहां पर पिछले 10 साल में जीडीपी का साइज छलांग लगा करके दुनिया भर में 10वें से 5वें पर आ गया है, लेकिन इसी काल के अंदर सर्वाधिक महंगाई में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस को भी पीछे छोड़ते हुए हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अगर कोई यह कह रहा है कि हम जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर आ गए हैं, तो महंगाई के मामले में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आगे सुनिए। देश के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पैमाने पर केवल तुर्की और ब्राजील भारत से आगे रहे। तुर्की और ब्राजील जो है वो भारत से आगे रहे। अगर 1 साल, 3 साल, 5 साल के काल में भी यह गणना की जाए तो भारत क्रमशः दूसरे, छठे और दूसरे स्थान पर जो है वो मिलेगा। यानी महंगाई का दंश जीडीपी के पैमाने के आधार वाले आर्थिक विकास को खारिज करता है रहा है। वैसे भी, अब बहुत गहरी लाइन में आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। वैसे भी अर्थशास्त्रियों के हिसाब से महंगाई एक अघोषित टैक्स सिस्टम है, जिसमें आम जनता पर बगैर टैक्स लगाए कर वसूला जाता है। इसका कुछ हिस्सा उद्यमियों को, व्यापारियों को और सरकार को जाता है। मैं ये लाइन दोबारा आपको बताना चाहूंगा और इस लाइन को जो है वो आप अपने जहन में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्या कहा है? ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो बता रहे हैं कि जो महंगाई है वो एक अघोषित टैक्स है। जैसे कि कोई चीज आप लेते हैं, 10 रुपए की चीज लिया और उसके ऊपर आपने, जो सरकार कहती है कि 10 रुपए की चीज के ऊपर जो है 5 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ये चीज जो है वो 10 रुपए की चीज आपको 15 रुपए की पड़ रही है। तो हमको ये पता चलता है कि भाई 5 रुपए हमने टैक्स दिया है, वो सरकार के खाते में गया है टैक्स, हमें समझ में आ जाती है बात। लेकिन महंगाई की वजह से वही 10 रुपए की चीज आज 15 रुपए की मिल रही है और हम 5 रुपए ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ये टैक्स है या नहीं है। दरअसल वो जो 5 रुपए बढ़ा है वो एक महंगाई का टैक्स है और वो महंगाई का टैक्स सरकार बिना कहे जो है वो सीधे अपने पास में ले रही है। जो उद्योगपति हैं उनके पास में पहुंच रहा है। आपसे जो है वो एक बिना कहे टैक्स आपके ऊपर थोप दिया गया है, महंगाई का टैक्स। ये जो है खबर है, आगे सुनिए। और इसमें सऊदी अरब का जो है उदाहरण दिया गया, बहुत शानदार उदाहरण है। क्या कहा है सुनिए। इसके ठीक उलट सऊदी अरब लगातार इन 10 वर्षों के अंदर सभी कालखंडों में बेहद कम महंगाई वाला देश बन रहा है। यह बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब जो है, अब हम 10 साल की अगर हम बात करें तो हम दुनिया भर में तीसरे नंबर पर महंगाई में पहुंच गए हैं और सऊदी अरब जो है वो सबसे कम महंगाई वाला देश रहा है। सऊदी अरब में सबसे कम महंगाई है। अब देखिए, चिल्लाते हैं ना कि ये मुसलमानों का ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं, ढमका नहीं। और दूसरी बात ही छोड़िए, इन भक्तों अनभक्तों वाली बात को छोड़िए, मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बताता हूं। पिछला कोरोना का समय था और जो सऊदी अरब की जो मेन जो जीडीपी का जो बड़ा हिस्सा जो आता है वो तेल से आता है, तेल बेच करके आता है। और दूसरा, सऊदी अरब के अंदर अब धीरे धीरे जो है वो टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग जो है वो घूमने के लिए सऊदी अरब जाते हैं आजकल। तो दोनों चीज कोरोना के समय पर बिल्कुल ठप पड़ गई थी। भाई कोरोना के समय पर आपने देखा कि तेल कहां पर खर्च हो रहा था, गाड़ियां चली नहीं रही थी, पूरा सड़क खाली पड़ी हुई थी। जिसका गाड़ी के अंदर 100 रुपए का, 500 रुपए का पेट्रोल है तो 3 महीने तक, 5 महीने तक वही पड़ा रहा, क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकले लोग। तो ऐसे में क्या हुआ, पूरा एकदम से सऊदी अरब का नुकसान हुआ। टूरिज्म क्या, टूरिज्म तो लोग गए ही नहीं कई साल तक, 2-2.5 साल तक, 3 साल तक तो लोग कहीं पर निकले ही नहीं। उस हालात में भी सऊदी अरब जो है वो पूरी दुनिया में सबसे कम महंगाई वाला देश रहा है। और अब चीन के बारे में सुनिए। जो लोग कहते हैं कि महंगाई जो है जनसंख्या की वजह से है, कि जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए महंगाई बढ़ रही है, तो सुनिए क्या कह रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन में उपभोक्ता महंगाई दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले सबसे कम नहीं बल्कि नकारात्मक रही है। हमारे यहां पर महंगाई उछाल मार रही है। भाई जनसंख्या चीन की और हमारी जो है वो कम नहीं है, अब हम जो है ऊपर आ गए जनसंख्या के अंदर। चीन जो है कुछ समय तक चीन ही ऊपर था, तो तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि तकरीबन दोनों की देशों की जो जनसंख्या है वो बराबर है। मामूली बढ़त के साथ में हम पहले नंबर पर अब हम आए हैं, वरना इससे पहले चीन ही था। अब 10 साल की बात हो रही है यहां पर, ये अभी कोई 10 महीने की बात नहीं हो रही है, और हम अभी 10 महीने से जो ऊपर आए हैं, ये 10 साल की बात हो रही है। तो चीन जो है उसकी महंगाई दर पूरे दुनिया के अंदर ऊपर नहीं बल्कि नेगेटिव में है।
चीन में महंगाई बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। यह बात कही है कि अकेला देश है जहां पर हर कालखंड में सबसे कम महंगाई हुई है और जिसके कारण जनता को जबरदस्त राहत चीन देता रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे चलो चीन चले जाओ, है वही, ये गजब की बात है। ध्यान देना होगा कि परचेसिंग पावर पैरिटी के पैमाने पर चीन की जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी 31 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की मात्र 11 ट्रिलियन डॉलर की है। यह बात जो है इंपॉर्टेंट है कि हम जो अपनी जो खरीदने की जो क्षमता होती है, हम जो जैसे कि एक आदमी है जिसके पास में पैसा है तो वो कहीं पर दुकान पर जाता है, मॉल में जाता है तो 2000 की खरीदारी करता है। एक आदमी है जिसके और खरीदने की क्षमता ज़्यादा है तो 10,000 की खरीदारी करता है, 20,000 की खरीदारी करता है। हम जो है 2000 की सेल के कपड़े खरीद करके लेकर के आ जाएंगे। एक आदमी जाएगा वो ब्रांडेड जो है वो 2 शर्ट उठाएगा और 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की लेकर के आ जाएगा। तो ये यहां पर समझाया गया है कि जो चीन की जो खरीदने की जो क्षमता है वो 31 ट्रिलियन डॉलर की है, 31, और भारत की 11 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी करीब करीब 3 गुना कम है। मतलब चीन हमसे ज्यादा 3 गुना ज्यादा जो है पैसे डाल करके, खर्च करके और खरीदारी कर रहा है, और हम 3 गुना उससे कम खरीदारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिसके पास पैसा होगा, बचत होगी, वही तो खरीदेगा। आगे सुनिए, यानी भारत की उपरोक्त महंगाई जीडीपी के कारण है। हाल के दौर में महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने गेहूं, चावल, प्याज और चीनी के विदेशी व्यापार पर कई तरह से प्रतिबंध तो लगाया, हालांकि ये सस्ते नहीं हो सके, ताकि ये सस्ते हो सके। लेकिन ताजा खबर यह है कि महंगाई के फिलहाल रुकने के अवसर काफी कम है, जब तक विकास को जीडीपी केंद्रित, ध्यान से सुनिए आखिरी लाइन है, खत्म करेंगे फिर, जब तक विकास को जीडीपी केंद्रित की जगह रोजगार केंद्रित नहीं किया जाएगा, तब तक मानव विकास के सभी प्रयास बेमानी रहेंगे। ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हम दुनिया में तीसरे नंबर की ये बन जाएंगे, तीसरे नंबर की जीडीपी हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी, उस सब चीजों की जो बातें हैं वो बेमानी है, तब तक जब तक आप जो है वो रोजगार नहीं देंगे। रोजगार नहीं देंगे तो ये चीजें काबू में नहीं आएंगी। ये बात जो कही गई है। अब जो है ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जो है वो तय कीजिए कि आप इन चीजों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि मोदी सरकार के अंदर कितना महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर के बात होती है और कितना मोदी मोदी पर बात होती है। कल मोदी ने खुद कह दिया साहब कि भगवान ने मुझे चुना है। अब भगवान ने उन्हीं को चुन लिया और ये अंधभक्त यहां पर कहते कि मोदी भगवान है, तो मतलब हम जैसे लोग अब कहां जाएंगे बताइए? छोटे मोटे लोगों की कहां गिनती होगी? देश में जो 70-80% की जो आबादी है उसकी कहां पर गिनती होगी? गांव देहात का जो आदमी उसकी कहां पर गिनती होगी? भगवान ने उनको चुन लिया है। इधर से अंधभक्त कहते हुए भगवान है, सब कुछ भगवान भगवान है ऊपर से नीचे तक। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये कैसी फजीयत हो रही है? हम महंगाई में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर चले गए हैं, बचत हमारी 34 साल में सबसे कम है। क्या कहेंगे इसको आप? तो बड़ी खबर है। मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ पाए, इसलिए एक एक चीजों को रिपीट करके भी हो सकता है कि मैंने कई बार कहा है, लेकिन वो बस मनसा यही थी कि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आई है तो आप इस खबर को अपना समय निकाल करके अपने लोगों तक, दोस्तों तक, परिवार के और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, मोदी मुद्दा है या महंगाई मुद्दा है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को, जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।